अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। जी बेटा, आज हम लोग चैप्टर नंबर 21 द सेल साइकिल के चंद एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात करेंगे, जो कि लास्ट टाइम स्टार्ट की गई लेक्चर सीरीज का हिस्सा है। इसमें बेटा जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी चेंज आई है। वो चेंज क्या आई है, पहले ये वाला जो चैप्टर था ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस आने थे इसमें से, लेकिन इस दफ़ा जो स्कीम चेंज हुई है उसके मुताबिक इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो इसको लॉन्ग के लिहाज से भी आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। इस वीडियो के लास्ट पे मैं आप लोगों को चंद एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में से बताऊंगा, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। जी बेटा, आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। तो फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर में से, जो कि इम्पोर्टेंट तकरीबन 9 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से मैंने बनाए हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस बेटा हम लोग कहते हैं कि ड्यूरिंग दी, जब सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीजन के दौरान हम लोग कहते हैं कि बाज़ दफ़ा बेटा अबनॉर्मल सेल डिवीजन हो जाती है। मतलब जो जीन्स सेल को कंट्रोल कर रहे थे डिवीजन के दौरान, वो सही तरह से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ चुकी है, चेंज आ चुकी है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो चुका है। उसकी वजह से अबनॉर्मल सेल डिवीजन होगी और वो अनकंट्रोल्ड होगी। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से एक जगह पे बेटा मैस ऑफ सेल बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर का नाम देते हैं। अब इसमें से खास तौर पे ऐसा ट्यूमर जो कि इन्वेड करता है, जो कि नॉर्मल सेल्स तक पहुंचता है और उनके अंदर भी कैंसर काज करता है। तो यही जो नॉर्मल जब सेल तक कोई भी ट्यूमर सेल, खास तौर पे मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेड कर जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, खास तौर पे ब्लड के थ्रू खास तौर पे, तो ऐसे प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस, या सिंपली हम लोग इसको स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज या स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर को भी कहा जा सकता है, मेटास्टेसिस। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द सेल फॉर्मिंग ए मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल, या कैंसर भी इसको कहा जाता है, इन्वेड्स टू द नॉर्मल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। नॉर्मल टिश्यूज ऑफ द बॉडी तक वो जब इन्वेड कर जाएगा, पहुंच जाएगा, उनको जाके नुकसान पहुंचाएगा, तो ऐसे जो स्प्रेडिंग है डिजीज की या कैंसर की, इसको बेटा क्या कहते हैं हम लोग, मेटास्टेसिस का नाम देंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइनफिल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम में क्या फर्क है बेसिकली बेटा? तो पहला जो है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें बेटा एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंस होती है। मतलब अगर हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक सेल में 46 अगर क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर एक एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम आ जाता है, वो एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम अगर हम लोग कह देते हैं कि X है, सपोज मेल के अंदर हम लोग कह देते हैं, मेल के अंदर सपोज कहते हैं कि 44 ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब 22 पेयर्स हैं ऑटोसोम्स के, A फॉर ऑटोसोम्स। और जो 23rd पेयर है, 23rd पेयर हम लोग कह देते हैं कि सपोज XY था, उसमें एक एडिशनल क्या आ चुका है, एडिशनल ये वाला X आ चुका है, XY पहले था, एडिशनल X क्रोमोसोम आ चुका है। तो इसके अंदर टोटल कितने हो जाएंगे, 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, 2n+1 इज इक्वल टू 47। ये 2n+1 की जगह पे 2n+2 भी हो सकता है, 2n+3 भी हो सकता है। तो इस लिहाज से तो ये वाली कंडीशन होगी बेटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसके कुछ सिम्टम्स क्या क्या हैं? ये जो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं बेटा, दीज आर फिनोटिपिकली मोर मेल लाइक। मतलब देखने में, फिनोटिपिकली का मतलब क्या होगा, देखने में वो किस तरह के, इसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो किस तरह के होंगे, मोर मेल लाइक होंगे। और दे हैव एनलार्ज्ड ब्रेस्ट, एनलार्ज्ड ब्रेस्ट होगी, ओबेसिटी होगी, मतलब मोटापा होगा इनके अंदर, और स्मॉल टेस्टिस होंगी, जो कि हम लोग कहते हैं कि स्पर्म की एजैकुलेशन के लिए बिल्कुल नहीं बने हुए, स्पर्म की एजैकुलेशन वहां से नहीं होगी। तो ये कुछ सिम्टम्स होंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर। उसके अलावा सेकंड वन जो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है? इसमें बेटा 2n-1, इसमें कंडीशन क्या होगी, 2n-1 इज इक्वल टू 45।
इसमें अगर मिसिंग कोई भी सेक्स क्रोमोसोम है, मिस हो चुका है, मतलब अगर हम लोग कह देते हैं 22 पेयर्स सेम है, 22 पेयर असल में उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही, तो वो 44 हो जाएंगे। और जो 23rd पेयर है उसमें एक्स नॉट है। एक्स नॉट मतलब क्या है, उसमें कोई एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, चाहे वाई था वहां पे चाहे एक्स था वहां पे आना, तो वो नहीं है। तो इस वजह से जो कंडीशन बेटा काज होगी उसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। इसमें अगर 44 ऑटोसोम्स हैं, मतलब 22 पेयर्स हैं ऑटोसोम्स के, और एक अगर 23rd पेयर का एक पार्टनर है, दूसरा पार्टनर इसमें नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में 45 क्रोमोसोम्स होंगे, एक जो सेक्स क्रोमोसोम है वो मिस हो जाएगा। तो ये जो ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे फिनोटिपिकली मोर फीमेल लाइक होंगे, इनकी शॉर्ट स्टैचू होगा, मतलब कद छोटा होगा इनका, वेब्ड नेक होगी, मतलब जो फेस का रीजन है वो डायरेक्टली धड़ के साथ अटैच होगा, मतलब नेक का रीजन बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। और उसके अलावा विदाउट ओवरीज, इनके अंदर ओवरीज वगैरह मौजूद नहीं होंगी। तो ये तीन पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने बेटा क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम के दरमियान। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा व्हाट डू यू नो अबाउट जी नॉट फेज। जी नॉट फेज क्या है? बाज दफा बेटा सेल जो होते हैं अपनी रेस्ट की कंडीशन में चले जाते हैं, मतलब उसमें सेल डिवाइड नहीं करते, नॉन डिवाइडिंग फेज होती है ये। उसमें क्या होता है कि सम सेल G1 फेज के बाद जस्ट आफ्टर द G1 फेज वो क्वाइटनेस या क्विसेंस की जो फेज है या बिल्कुल तो कहते हैं रेस्टिंग की फेज में चले जाते हैं, जहां पे जाके वो डिवाइड नहीं करते। ऐसी फेज को हम लोग क्या कहते हैं? जी नॉट फेज कहा जाता है। तो सम सेल्स में एंटर इन जी नॉट फेज जस्ट आफ्टर द G1 फेज, तो विदाउट डिवाइडिंग फर्दर, वो फर्दर डिवाइड पे नहीं करेंगे, ऐसे जो फेज होगी उसको जी नॉट फेज का नाम देंगे। इसमें नर्व सेल्स और जो आई लेंस के सेल्स बेटा होंगे वो क्या होंगे? परमानेंटली जी नॉट फेज में चले जाएंगे, जबकि हमारे जो स्किन के सेल्स हैं, खासतौर पे एपिथेलियल जो सेल्स हैं, वो कभी भी जी नॉट फेज के अंदर एंटर नहीं होते। लंग्स के सेल्स हो गए, लिवर्स के सेल्स हो गए, वो सेमी परमानेंटली थोड़ी देर के लिए जाएंगे जी नॉट फेज के अंदर और दोबारा से सेल डिवीजन में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा व्हाट इज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर बेटा यहाँ पे डायग्राम भी बन जाती है, इधर मैं डायग्राम भी बना दूंगा काइनेटोकोर की। इस जगह पे सपोज हम लोग कह देते हैं कि ये बेटा क्रोमोसोम है, क्रोमेटिड है, एक सिंगल क्रोमेटिड कह दें या सिस्टर क्रोमोसोम इसको कह दें। इसके इर्द गिर्द यहाँ पे बेटा मौजूद एक प्रोटीन होती है जो स्पेसिफिक बेस पेयर से मिलकर बनती है। इसका मकसद क्या होगा? इसके जरिए बेटा मतलब जो स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं माइटोटिक अपरेटस की तरफ से, उसके साथ उसको क्रोमोसोम के साथ क्या करना है? अटैच करना है, मतलब दोनों तरफ से, इस तरफ से भी आ रहे हैं और इस तरफ से भी आ रहे हैं, दोनों तरफ से आ रहे हैं। तो इस तरफ से आने वाले जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होंगे उसको क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड कौन करवाएगा? काइनेटोकोर प्रोटीन, जो कि कहां पे मौजूद है? जो कि सेंट्रोमियर के बाहर वाली साइड पे मौजूद होगी। तो सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम हैविंग द प्रोटीन उसके पास है विद स्पेसिफिक बेस पेयर। स्पेसिफिक बेस पेयर्स इसके पास होंगे, अमीनो एसिड्स वगैरह होंगे, थ्रू विच द जिसके जरिए काइनेटोकोर फाइबर्स ऑफ द माइटोटिक अपरेटस के जो काइनेटोकोर फाइबर्स होंगे या स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो अटैच्ड टू द क्रोमोसोम के साथ अपने आप को अटैच कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है? इसके आप डायग्राम भी बना सकते हैं फ्रेगमोप्लास्ट की। फ्रेगमोप्लास्ट बेटा कुछ इस तरह से, सपोज हम लोग कह देते हैं कि ये है प्लांट सेल, ये है प्लांट सेल, दरमियान में बिल्कुल हम लोग कहते हैं कि इस जगह पे ऐसी प्लेट बन जाती है। इस प्लेट को बेटा क्या कहा जाता है? फ्रेगमोप्लास्ट का नाम हम लोग देंगे, फ्रेगमोप्लास्ट। क्लियर? अभी ये जो प्लेट है ये बनती कहां से है? ये बेटा प्लेट जो है गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी जो अपरेटस होते हैं यहाँ पे बनती है। और ये बातें हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही हम लोग कहते हैं कि बेटा मेटाफेज स्टार्ट होती है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज स्टार्ट होती है,
तो उसी वक्त जिस जगह पे फ्रेगमोप्लास्ट बननी है वो जगह डिसाइड हो जाती है, और उसी जगह पे जहाँ पे क्रोमोसोम अरेंज हो रहे होते हैं वहां पे ही एग्रीगेशन शुरू हो जाती है किसकी, गोल्जी वेसिकल्स की। और जैसे ही हम लोग कहते हैं टीलोफेज तक काम पहुंचता है, सेल डिवाइड न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है, तो उस वक्त उसके फौरी बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है। लेकिन जो एग्रीगेशन थी गोल्जी वेसिकल्स की वो हालांकि पहले ही शुरू हो चुकी थी, और देखिए साइटोकाइनेसिस में वो कंप्लीट हो जाएगी, और कंप्लीट होके वो क्या बना देगी, सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट बना देगा। उस फ्रेगमोप्लास्ट के जरिए जो प्लांट सेल होगा वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, वो मेटाफेज के ही अंदर एग्रीगेशन गोल्जी वेसिकल्स की शुरू हो चुकी है, और जैसे ही टीलोफेज खत्म होगी इसके बाद साइटोकाइनेसिस शुरू होगी, वहां पे वो कंप्लीट बन जाएगी और सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। तो ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल अ मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड, एक मेम्ब्रेन बनेगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कि कहां से बन रही है, वेसिकल्स ऑफ द गोल्जी apparatus। वो इकट्ठे होके क्या कर देती है, गोल्जी सेल प्लेट बना देती है, और यही सेल प्लेट प्लांट सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या फर्क है? बेनाइन ट्यूमर ऐसा ट्यूमर बेटा जो कि स्मॉलर साइज का होगा और लोकलाइज्ड होगा। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जिस जगह पे इसकी फॉर्मेशन हुई उसी जगह पे रहना है, इसने दूसरे टिश्यूज तक, दूसरे बॉडी के नॉर्मल सेल तक नहीं जाना, इन्वेड नहीं करना, मतलब कैंसर काज नहीं करेगा ये। तो ऐसे सेल्स, ऐसे ट्यूमर जो कि स्मॉल होंगे और लोकलाइज्ड होंगे, और उसके अलावा डू नॉट इन्वेड टू द नॉर्मल टिश्यूज ऑफ द बॉडी, नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर बेटा ऐसे ट्यूमर जो कि लार्जर साइज के हैं और डीलोकलाइज्ड हैं, मतलब अपनी जगह से ये दूसरी जगह पे भी चले जाते हैं, इन्वेड कर जाते हैं नॉर्मल टिश्यूज तक बॉडी के। तो ये किसके जरिए इन्वेड करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए, जो कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था, इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। तो ये बेटा बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 6 का। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन में क्या फर्क है? हम लोग जब पढ़ते हैं बेटा माइटोसिस या मियोसिस, इसके दौरान हम लोग कहते हैं कि जो खास तौर पे माइटोटिक फेज एम फेज होती है, उसके अंदर उसको मजीद 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। वो 4 फेजेस कौन सी होती हैं? उसमें पहली है प्रोफेज, सेकंड वन बेटा मेटाफेज, थर्ड वन बेटा एनाफेज, और लास्ट वन टेलोफेज होती है। अब ड्यूरिंग द एनाफेज जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, अब इस सेपरेशन को अगर तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक तरफ जाते हैं, हाफ दूसरी तरफ जाते हैं, तो ऐसी सेपरेशन या ऐसी जो सेग्रीगेशन है क्रोमोसोम्स की ड्यूरिंग द एनाफेज, इसको बेटा क्या कहा जाता है? डिसजंक्शन का नाम देते हैं। जंक्शन का बेसिकली मतलब होता है मिलना, डिसजंक्शन का बेसिकली मतलब होता है अलग होना। अगर तो जो सेपरेशन है वो नॉर्मली हो रही है और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों डॉटर सेल्स के अंदर जा रहे हैं, तो देन दिस सेपरेशन विल बी नोन एज, नॉर्मल सेपरेशन विल बी नोन एज डिसजंक्शन। और अगर ये वाले सेपरेशन नॉर्मल ना हो, अगर एक तरफ से पुलिंग की फोर्स ज्यादा लगेगी, दूसरी तरफ से कम लगेगी, पुलिंग की फोर्स कौन लगाता है? पुलिंग की फोर्स असल में सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल जो थे, जो साइटों पे मौजूद हैं, उन वो लगा रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं उसको, स्पिंडल फाइबर्स को, खासतौर पे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स को, जिसके साथ क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं। तो इसको हम लोग डिसजंक्शन कहेंगे, और अगर ये नॉर्मल नहीं हो रही तो इसको नॉन डिसजंक्शन का नाम दिया जाएगा। तो डिसजंक्शन क्या होगी? ये नॉर्मल सेपरेशन है क्रोमोसोम की ड्यूरिंग द एनाफेज, और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं किनके अंदर? डॉटर सेल्स में। जबकि नॉन डिसजंक्शन क्या होगी? ये अबनॉर्मल सेपरेशन है क्रोमोसोम की एनाफेज के दौरान, और ये डू नॉट फिनिश विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं होती डॉटर सेल्स के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस क्या है? अपोप्टोसिस बाज़ दफा बेटा किसी भी सेल के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरनल प्रोग्राम्स खास तौर पे, और उसकी वजह से क्या होता है कि सीक्वेंशियल कुछ चेंजेस आते हैं किसी भी सेल के अंदर। ये सीक्वेंशियल सेल डेथ है और ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, और ये जो सारी प्रोग्राम्ड ऑफ इवेंट हैं ये पहले से तयशुदा होते हैं, और उसके दौरान जो सीक्वेंशियल चेंजेस आती हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है
जो सेल है वो सुसाइड कर लेता है, कमिट सुसाइड, तो ऐसी जो सेल डेथ है उसको बेटा क्या कहा जाता है, अपोप्टोसिस का नाम दिया जाता है। तो इंटरनल प्रोग्राम ऑफ इवेंट एंड सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन सेल, ड्यू टू दीज चेंजेस सेल कमिट्स सुसाइड, वो सुसाइड कर लेगा। उसके बाद नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस जब बेटा किसी भी डैमेज की वजह से, चोट लगने की वजह से, या किसी भी एनिमल ने काट लिया किसी जगह पे, स्नेक वगैरह ने काट लिया, किसी और एनिमल ने काट लिया, उसकी वजह से सेल का जो बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसी सेल डेथ जो कि टिश्यू के डैमेज की वजह से होती है, इसको हम लोग नेक्रोसिस का नाम देते हैं। ये एक्सीडेंटल सेल डेथ है, वो प्रोग्राम थी, ये एक्सीडेंटल सेल डेथ होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सेल जो है वो स्वेल कर जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, और जो उसके अंदर टॉक्सिक केमिकल वगैरह होता है वो ब्रस्ट होने की वजह से दूसरे जो नॉर्मल सेल है उसको भी जाके डैमेज करेगा और उनकी भी डेथ का बायस बनेगा। तो ये जो सेल डेथ होगी इसको नेक्रोसिस का नाम देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, व्हाट इज मंगोलिज्म। मंगोलिज्म क्या है, मंगोलिज्म बेसिकली बेटा ये मैन के अंदर होती है, ये ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन होती है, ऑटोसोम्स के अंदर ही हो रही है बेसिकली। पीछे हम लोगों ने क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम भी पढ़ा था, टर्नर सिंड्रोम भी पढ़ा था, और ये अलग से मंगोलिज्म। तो ये क्या है, मैन के अंदर ड्यूरिंग द 21st क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट, मतलब ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन इसको कहा जाता है। 21st क्रोमोसोम सही तरह से सेपरेट नहीं हो पाता एनाफेज के दौरान, जिसकी वजह से नया जो गैमीट बनेगा वो क्या होगा, उसके अंदर 24 क्रोमोसोम्स होंगे। जब ये 24 क्रोमोसोम वाला गैमीट किसी नॉर्मल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो नए इंडिविजुअल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ज्यादा हो जाएगा, और वो कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो ये सपोज M फॉर ये मंगोलिज्म वाला गैमीट था, और M23 नॉर्मल क्रोमोसोम नॉर्मल गैमीट था। ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो नए इंडिविजुअल के अंदर 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर मेंटेन्ड इन नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे मेंटेन रहते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि बेटा जब गैमीट फॉर्मेशन होती है प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, एनिमल के सेल में, खास तौर पे प्लांट्स में स्पोर फॉर्मेशन के दौरान और एनिमल में गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, ये बात याद रखनी है। प्लांट्स में गैमीट फॉर्मेशन होती है माइटोसिस के जरिए, स्पोर फॉर्मेशन होती है मियोसिस के जरिए, जबकि एनिमल्स में गैमीट फॉर्मेशन जो होगी वो किसके जरिए होती है, मियोसिस के जरिए। तो मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल में जो गैमीट्स बनेंगे। तो उसके बाद जैसे वो गैमीट्स हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो चुके हैं, जैसे वो ज्वाइन करेंगे फर्टिलाइजेशन होगी और नया जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर दोबारा से नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एज कंपेयर टू देयर पेरेंट सेल, एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। तो ऐसी बेटा क्या हो जाते हैं, फेजेस हैं, ऐसे कुछ स्टेजेस हैं जिनके जरिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एज कंपेयर टू द पेरेंटल जनरेशन। तो ये इसका आंसर भी आप लोगों ने इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से जी बेटा। अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि ये वाला जो चैप्टर है बेटा 21st जो चैप्टर इस दफा लॉन्ग के अंदर भी शामिल किया गया है। तो चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी सुन लें आप लोग। इसमें से सबसे जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग कहते हैं कि बाज दफा इंटरफेस के हवाले से पूछ लेता है, सेल साइकिल बनाएं और इंटरफेस को एक्सप्लेन करें। उसमें जी, अब इंटरफेस में जब आपने एक्सप्लेन करना है तो G1 फेज, S फेज और G2 फेज लिखनी, G0 फेज लिखने की फेज जरूरत नहीं होगी। उसके बाद जो दूसरा आता है वो माइटोसिस का पूछ सकता है, और माइटोसिस की खास तौर पे प्रोफेज पूछ सकता है। और थर्ड वन जो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है माइटोसिस के अंदर एरर्स कौन से होते हैं। और उसके बाद फिर अगला जो है मियोसिस के अंदर खास तौर पे प्रोफेज 1 का, वो भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट वो है। और खास तौर पे मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 के अंदर जो खास तौर पे उसकी जो डिवीजन दी गई हैं जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये वाली जो हैं ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा इसके जो लास्ट पे जो फिल्टर जो ये दिए हुए हैं डिजीजेस दिए हुए नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से वो भी इंपॉर्टेंट है। 4 ये हो गए। 5वां जो है खास तौर पे वो कौन सा है, सेल डेथ के हवाले से भी आप लोगों से पूछ सकते हो। तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है इंटरफेज का, प्रोफेज माइटोसिस की, और खास तौर पे थर्ड वन जो है हम लोगों ने कहा कि एरर्स इन माइटोसिस, ट्यूमर्स वगैरह जिसमें हम लोग लिखेंगे, प्रोफेज 1 और सेल डेथ का। तो ये थे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 21 के।
तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ 21 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बात की और लास्ट में भी मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से आप लोगों को बताया। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।